चलिए, तो अब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम और आगे बढ़ते हैं। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन में अगर ऑपरेटिंग लीज बैक है तो फिर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ट्रांजेक्शन का क्या ट्रीटमेंट होगा, अब इस पर बात होगी। ठीक है, तो आपके दिल में तो वही बात आएगी, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है कि भाई सर असेट बेचने में प्रॉफिट लॉस हुआ है, पीएनएल में भेज दो। वो तो भेजना ही है देखो पीएनएल में, लेकिन पीएनएल में इमीडिएटली भेजना है या डेफर्ड करना है, बात वो है। और अभी इसके पहले जब फाइनेंस लीज बैक हुआ था तो सेल ट्रांजैक्शन के प्रॉफिट को हमने, जो सेलर था, जो लेसी बन गया था, उसकी बुक्स में हमने डेप्रिसिएशन के रेशियो में डेफर्ड किया था एज पर दिस स्टैंडर्ड। तो अब ऑपरेटिंग लीज बैक में क्या होगा, अब उस पर बात करेंगे। और ध्यान से सुन लो भैया कि ये जो ऑपरेटिंग लीज बैक है, इसमें जो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट है वो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने, सारी सिचुएशंस को कवर किया है। 3 अलग अलग सिचुएशंस ली हैं और उन तीनों सिचुएशन में तीन केस लिए हैं, तीन केस लिए हैं, तो टोटल 9 केसेस हमको डिस्कस करने हैं। तो वो कैसे, जरा आराम से, ध्यान से, धीरे धीरे, हौले हौले हमें समझना है। ठीक है, तो देखें यहां पर सबसे पहली बात क्लियर कर ले। देखिए यहां लिख दिया मैंने, असेट को बेचने पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस वो तो हमेशा उसकी सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू का डिफरेंस होता है। मतलब बुक्स में मेरी एसेट अगर 90 रुपीज पर है, मैंने 100 में बेची तो 10 का प्रॉफिट, 80 में बेची तो 10 का लॉस। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब यहां पर एस 19 कह रहा है कि भैया प्रॉफिट और लॉस तो जो है ना सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट का ही डिफरेंस होगा, लेकिन अब आपको 3 अलग अलग केस बनाने के देखने, एग्जाम में कोई भी केस आ सकता है। देखिए, क्या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर है, क्या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, क्या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है। सर ये फेयर वैल्यू बीच में क्यों आ गई, क्यों आ गई, उसका लॉजिक समझिए पहले। कि देखिए सिंपल सी बात है, सेल और लीज बैक ट्रांजेक्शन हमेशा शक के दायरे में है। क्यों भैया, तुम्हें बेची अगर वापस ही चाहिए थी तो बेची क्यों। खरीदने वाले से बोलेंगे भैया तेरे को लीज पे ही देनी थी तो तूने खरीदी क्यों जब तेरे काम की नहीं थी। तो हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं, ये डिस्कशन में पहले हम लोग कर चुके हैं, रेगुलर क्लास में तो मैं डिटेल में बताता ही हूं कि भाई पैसे की जरूरत हो सकती है और भी कई जरूरत हो सकती है। तो अल्टीमेटली इस ट्रांजेक्शन की जेन्युइनिटी चेक की जा रही है कि जेन्युइन ट्रांजेक्शन है कि नहीं। ठीक है सर, जेन्युइन ट्रांजैक्शन कैसे चेक करोगे, हम किसी के दिल में झांक कर तो नहीं देख सकते कौन सच्चा कौन झूठा। बिल्कुल सही है, लेकिन एक जनरल बात है कि भैया असेट की मार्केट में जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू मतलब एक मार्केट वैल्यू की बात हो रही है, आपने उतने में ही बेची तो भाई 100 रुपए की चीज को तुम 100 में ही बेच रहे हो, तो भाई दिल के अंदर चोर है वो अलग बात है, वो तो पता नहीं चल सकता। लेकिन 100 रुपए की चीज को 100 में ही बेचा तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ यार ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। हाँ 100 में बिकना था, तुमने 110 में बेच दिया, और 100 में तुम 100 में बेच सकते थे और 90 में बेच दिया, ये लेस वाले में तो ज्यादा ही डाउट आएगा कि भैया 100 रुपए की में बिक सकती थी चीज, तुम 90 में क्यों बेच रहे हो, कम में क्यों बेच रहे हो। ठीक है, तो भाई पैसे की जरूरत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और यहां पर तो ज्यादा वैल्यू में तुमने बेच दिया तो डाउट ये आएगा कि यार सामने वाला ज्यादा में खरीद रहा है, जो चीज 100 रुपए में मिल सकती है वो मैं 110 में बेच के आ गए, तो कोई इनके बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं है। ले देके मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन में एक शक की गुंजाइश होती है। और इनकम टैक्स और बहुत सारे चीजों में आप वहां जाएंगे तो कई बार टैक्स एवेजन, चोरी भी होती है सेल एंड लीज बैक से, पर अभी उस पर टैक्सेशन मैटर पे नहीं जाना है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये 9 केसेस 3 केसेस हो गए, इन 3 के 9 केसेस बनने वाले हैं। अब सुनिए ध्यान से, पहली सिचुएशन है यहां पर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। मैं एग्जांपल के साथ चलूंगा। अगर जो असेट हमने बेची है उसकी मार्केट में फेयर वैल्यू 100 रुपए है, मतलब वो 100 रुपए में बिकनी थी और हमने 100 रुपए में ही बेची है, तो एक केस बन गया सेलिंग प्राइस इक्वल टू फेयर वैल्यू। मतलब इस हिसाब से तो मन में कोई चोर हो तो अब नहीं मालूम, पर इस हिसाब से ट्रांजैक्शन जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। ठीक है, और जैसे जिसने बेचा है उसके बाद वापस एसेट लीज पर भी आ गई, तो फाइनेंस लीज बैक होता तो सेलर पहले मालिक था, लीज बैक होने के बाद भी फाइनेंस लीज बैक है तो मालिक हो गया, तो वहां तो रिश्ता नहीं बदला था, लेकिन यहां रिश्ता बदल गया। भाई मैंने आपको असेट बेच दी, मैं सेलर हूं, अब मैंने आपसे वापस किराए पर ली, पर ऑपरेटिंग लीज बैक हूं तो वो आई तो है मेरे पास, पर पहले जैसी बात नहीं है। फाइनेंस लीज में तो जैसे पहले गई थी वापस आई तो वापस मैं ओनर हो गया, लेकिन यहां पर ऑपरेटिंग लीज बैक में अब पहले जैसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो अब कहने का मतलब वापस से आगे बढ़ते हैं, सेलिंग प्राइस बराबर फेयर वैल्यू है ना, 100 रुपए की सेलिंग प्राइस है, फेयर वैल्यू भी 100 रुपए है।
मैं फिर बता रहा हूं, हम सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू को यहाँ पे एज 19 कहता है कंपेयर करिए कि ट्रांजेक्शन जेन्युइन है कि नहीं। इस हिसाब से तो जेन्युइन लग रहा है, ठीक है ना। अब तीन अलग अलग केस बनेंगे। क्या कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू के बराबर था, क्या कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से कम था, या कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से ज्यादा था। यहां पे फिर डाउट आता है, सर अब ये कैरिंग अमाउंट को बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। देखो प्रॉफिट या लॉस किसका डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट का, इनका डिफरेंस ही प्रॉफिट लॉस है, उसी का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। अब जब तुम इसको फेयर वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो जेन्युइनिटी चेक करने के लिए, तो इसको भी फेयर वैल्यू से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। टोटल कंपैरिजन हो रहा है। और बात ये भी है ना, प्रैक्टिकली वो कुछ भी हो सकता है। देखिए कैसे, अब पहला केस इसमें लिया हमने, इस केस में पहली केस हमने यहां पे लिया कि कैरिंग अमाउंट इक्वल टू फेयर वैल्यू, मतलब कैरिंग अमाउंट भी 100 रुपए है। तो देखिए सेलिंग प्राइस भी 100 रुपए, फेयर वैल्यू भी 100 रुपए, कैरिंग अमाउंट भी 100 रुपए, ये केस लिया। तो पहली बात तो पहले प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। ये सब 100 रुपए है, लेकिन प्रॉफिट या लॉस हमेशा सेल प्राइस और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस होगा। तो यहां पर तो नो प्रॉफिट नो लॉस, जब प्रॉफिट लॉस हुआ ही नहीं तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सीए इज लेस देन फेयर वैल्यू। अब मैं कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कम लूंगा। फेयर वैल्यू मेरी 100 रुपए है, ये देखिए कैरिंग अमाउंट मेरे को इससे कम लेना है, तो मैंने 96 लिया। प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 96 लिया। अब असेट को बेचने में प्रॉफिट लॉस निकालते हैं भैया। तो भैया बेची कितने में, 100 रुपए में, कैरिंग अमाउंट कितना है 96। तो भैया लॉस के लिए तो मैंने लिख दिया नॉट एप्लीकेबल, यहां लॉस होगा ही नहीं। यहां 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कहां जाएगा, पीएनएल में। सर पीएनएल में एक साथ जाएगा, हाँ। सर डिफर्ड नहीं होगा, नहीं। तो सर मुझे पढ़ा के और हमें तो मालूम था, लेकिन अभी यहां पे पीएनएल में क्यों गया, क्योंकि जेन्युइन ट्रांजैक्शन की बात हो रही है ना भाई। सेल प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर है, तो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो कर लो। और ये आपके पास लीज बैक हो के फाइनेंस लीज बैक नहीं, आप वापस ओनर नहीं बने, एक किराए का ट्रांजैक्शन था, आप किराएदार हो, तो आपने उस एसेट को एक तरीके से अपने पास से भेज दिया है। अब वो कभी नहीं आएगी आपके पास, और आई भी है तो वो किराए की तरह आई है, तो इसलिए जो नॉर्मल ट्रीटमेंट था वही करने का एस ने बोल दिया, ठीक है। अब यहां पर अगली बात करते हैं, सर कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। तो कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू तो मेरी 100 रुपए, प्रॉफिट या लॉस जब निकलेगा तो सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस होगा। फेयर वैल्यू तो बीच में है, तो कबाब में हड्डी आ गई, कबाब में हड्डी, बीच में फेयर वैल्यू से कंपैरिजन हो रहा है बस। अब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू 100 रुपए थी, कैरिंग अमाउंट मैंने ज्यादा लेना है तो 101 ले लिया। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी ध्यान दीजिए, एस 28 का थोड़ा सा जिक्र करूंगा, इंपेयरमेंट का। असेट का कैरिंग अमाउंट जो है वो 101 है, ये लिया मैंने, और फेयर वैल्यू 100 रुपए है। मतलब मार्केट में हम इसको बेचने जाएं तो 100 रुपए में बिकेगी, हालांकि हमने बेच ही दी है, सेल हो चुकी है, पर बेचने जाएंगे तो 100 रुपए में बिकेगी फेयर वैल्यू। तो एक तरीके से एस 28 भी आप इंपेयरमेंट पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन क्लास है, मैं फिर बता रहा हूं। तो यहां पर 100 रुपए की मैं एसेट बिक सकती है ना, फेयर वैल्यू है, तो इसको मैं एस 28 कहता है रिकवरेबल अमाउंट। अरे असेट से रिकवरी कैसे होती है, या तो असेट को बेच के या असेट को यूज करके। तो याद करिए एस 28 में हम नेट्स डिस्पोजल प्राइस और वैल्यू इन यूज निकाल के हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं। हालांकि एस 28 की यहां कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कंपैरिजन के लिए। तो हमारी बुक्स में असेट 101 की है, और फेयर वैल्यू को मैं अगर यहां रिकवरेबल अमाउंट बोलूं कि इस असेट को बेच के 100 रुपए रिकवर किए जा सकते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, तो फिर इंपेयरमेंट लॉस होता है ना वहां पर। अगर किसी भी एसेट का कैरिंग अमाउंट उसकी फेयर रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो आपको 1 रुपए का लॉस रिकॉर्ड करना है। तो 1 रुपए का अगर ये मैं इंपेयरमेंट लॉस बोलूं तो भी ये पीएनएल में जाएगा, ठीक है। तो इस असेट को मेरी बुक्स में ये 101 पर है, मैं 1 रुपए रिड्यूस कर लूंगा, इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में डेबिट कर दूंगा, तो ये 100 रुपए की हो जाएगी, और फिर 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच दूंगा भाई, फिर 100 बेची तो 100 में है ना, तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। मतलब अल्टीमेटली यहां पर 1 रुपए का ही लॉस आएगा, चाहे उसको इंपेयरमेंट लॉस बोल दूं। पर एस ने इसको इंपेयरमेंट लॉस के लिए ट्रीट क्यों नहीं करा इसको, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस भी पीएनएल में जाएगा। और अब एस कह रहा है चलो छोड़ो तुम तो यार, भले ही कैरिंग अमाउंट 101 है तुम और फेयर वैल्यू 100 रुपए थी, तो या तो 1 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते तो भी पीएनएल में जाता, और इसको छोड़ो वो रिकॉर्ड नहीं किया तो भी 101 रुपए की एसेट है बुक्स में, 100 में बेच दी, 1 का लॉस है, ये भी पीएनएल में जाएगा। तो यहां भी डेफर्ड की बात नहीं हो रही है, एस 28 के हिसाब से इंपेयरमेंट लॉस भी डेफर्ड नहीं होता, वो एक साथ पीएनएल में जाता है। तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत किस फैसले पर पहुंची, मैं वापस बोल रहा हूं, सेल की एसेट वापस
वापस लीज पे ले ली, ऑपरेटिंग लीज बैक है, लीज की अकाउंटिंग वैसी ही होगी, सेल की अकाउंटिंग नॉर्मल होगी, उसकी दिक्कत नहीं है। जो सेल पर प्रॉफिट या लॉस हुआ उसका क्या होगा, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, तीन अलग अलग सिचुएशन बनेगी। सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू बराबर है, सेलिंग प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। अब हमने उसमें पहली सिचुएशन ली कि सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू बराबर है, मतलब जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, पर उसमें तीन केस लिए, क्या कि कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू बराबर, कैरिंग अमाउंट इज लेस देन फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। और ये भी मैंने बता दिया क्यों करा ऐसा, हमने कंपैरिजन सेलिंग प्राइस को भी फेयर वैल्यू से करा है तो कैरिंग अमाउंट को भी करेंगे, ठीक है ना। उसमें अलग अलग केस बन गए। तो अल्टीमेटली इस पूरे सिचुएशन में जो तीन केस हमने पढ़े उसमें क्या निकल के आया, या तो प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पीएनएल में जाएगा, इसलिए लफड़े की कोई बात ही नहीं है। ये पहले तीन केस वैसे ही थे, जो आपका पागल दिल बच्चा दिल जो कह रहा था वही है कि सर पीएनएल में जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, अगर ऐसा हो जाए मतलब मार्केट में असेट 102 रुपए में बिक सकती थी, लेकिन वाह लोग ज्यादा में बेचने की कोशिश करते हैं, तुमने तो 100 रुपए में बेच दिया कम में। तुम्हारे मन में कोई चोर है क्या, कम में बेचा तुमने, जानबूझ के नुकसान जो है क्यों कर रहे हो अपना। तो भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, बेच सकता हूं, जेन्युइन कारण भी हो सकता है। अगेन किसी के दिल में तो नहीं जा सकते कौन सच्चा कौन झूठा, पता नहीं। तो ये ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन फेयर ट्रांजेक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस कम है, फेयर वैल्यू यहां ज्यादा है, ठीक है भाई। अब इसमें भी हमको तीन केस लेने पड़ेंगे। सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, फेयर वैल्यू से उससे फेयर वैल्यू ज्यादा है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू से सेलिंग प्राइस कम है, तो ये 102 रुपए है। ये हो गया, इनका प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना, प्रॉफिट या लॉस तो सेल प्राइस और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस होगा। हाँ अब कैरिंग अमाउंट देखते हैं क्या है। माना कि कैरिंग अमाउंट इक्वल टू फेयर वैल्यू, यानी 102 हमने लिया। अब प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, 102 का सामान हमने 100 में बेच दिया, तो भाई प्रॉफिट तो नॉट एप्लीकेबल, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। तो अब एस कहता है सर लॉस पीएनएल में भेज दो। अरे भाई रुको तो सही, कंट्रोल पाजी कंट्रोल, है ना। लॉस हुआ है तो एस कह रहा है कि भाई मुझे तो शक है, हमें प्रैक्टिकली तुमने बेचा फिर वापस लीज पे ले लिया, वो भी सस्ते में बेच दिया, सामने वाले ने जो है सामने वाले को बेनिफिट दे दिया, खुद नुकसान खा रहे हो आखिर क्या। और जो है अब चक्कर क्या है भाई, तो देखो तो देखिए अकाउंट्स का सिंपल सा नियम है, असेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगी, इनकम और एक्सपेंस पीएनएल में जाएंगे। और पीएनएल में जाने के भी दो ही तरीके होते हैं, या तो एक साथ जाएगा या डेफर्ड होगा। तो और डेफर्ड कब होता है, जब भी कोई फ्यूचर बात हो, फ्यूचर में कोई बेनिफिट हो या फ्यूचर कुछ हो। तो एस कह रहा है कि देखिए यहां पे लॉस किसको हुआ है, सेलर को, जो कि लेसी है। तो एस कह रहा है हे सेलर लेसी, तुम्हें 2 रुपए का लॉस हुआ, तो भाई लॉस क्यों हुआ, तो देखिए ये भी हो सकता है, सुनना ध्यान से, कि लेसी और लेसर के बीच में डिसाइड हुआ हो कि भाई देख आज मैं तुझे सस्ते में दे रहा हूं तो मैं नुकसान कर रहा हूं, लेकिन फ्यूचर में तुम मुझसे लीज रेंट लोगे ना, भाई लेसी को लेसर को लीज रेंट देना पड़ेगा, तो तुम मेरा लीज रेंट कम कर देना। मतलब फ्यूचर का जो लीज पेमेंट है वो कंपनसेट हो गया। मतलब मान लो मैं लेसी हूं, मान लीजिए मैंने सेल की थी एसेट और मैं लेसी बन गया, तो अब लेसर को मैं लीज रेंट दे रहा हूं, तो लीज रेंट पहले 5-5 रुपए था, 5 रुपीज 2 साल का लीज टर्म है मान लीजिए, है ना। पर मेरे को लेसर ने क्या बोला मालूम, कि देख लेसी तुझे 2 रुपए का लॉस हुआ है ना, तो एक काम कर, मैं तेरे से वैसे तो 5-5 रुपए लीज रेंट लेने वाला था, पर अब तू मुझे 4-4 रुपए लीज रेंट देना, तेरा 2 रुपए का लॉस में कंपनसेट कर दूंगा। ओहो, तो कंपनसेट कर देगा भाई। तो अगर कंपनसेट हो रहा है ये लॉस, फ्यूचर में नहीं हो रहा है, फ्यूचर में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये इमीडिएटली लॉस पीएनएल में चला जाएगा 2 रुपए का। लेकिन ये फ्यूचर में 2 सालों में कंपनसेट हो रहा है वो भी बराबर, तो फिर ये पीएनएल में बराबर डेफर्ड होगा। सर जरूरी है बराबर डेफर्ड होगा, नहीं भैया, डेफर्ड के लिए कोई भी रेशो हो सकता है। अगर मेरा 2 रुपए का लॉस हो रहा है लेसी का, सेलर लेसी का, और वो लेसर जो है 2 रुपए का फ्यूचर किराया कम कर रहा है, पहले साल 1.5 रुपए कर रहा है और अगले साल 0.5 कर रहा है, तो फिर उस रेशो में डेफर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। तो सर ऐसा क्यों किया, ऐसा एस ने क्यों बोला, भाई लॉजिकल बात है ना। देखिए असेट बेच दी, बेचने का प्रॉफिट लॉस पीएनएल में जाएगा, क्योंकि बात खत्म, अब वो मेरी जिंदगी से चली गई, मैंने उसे असेट को मैंने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है ना, कुछ और नहीं सोचना, ठीक है। अब मेरी जिंदगी से वो चली गई लेकिन वापस आ गई, और वैसी की वैसी वापस आ गई फाइनेंस लीज बैक,
तो अब वो मेरी जिंदगी में आगे भी रहेगी। तो फिर उसको मैंने लॉस प्रॉफिट को डेफर्ड किया था फाइनेंस लीज बैक में। अब मेरी जिंदगी से वो चली गई सेल, और सेल हो गई, लेकिन लीज बैक होके वापस आई, पर वो ऑपरेटिंग लीज बैक है। अब पहले वाली बात नहीं है, अब है तो सही, वो आ तो गई है कुछ समय के लिए, लेकिन है नहीं मेरी, ठीक है ना। तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट करना है, तो उस केस में भी प्रॉफिट लॉस तो पीएनएल, इस केस में एएस कहता है कि आपको अब चेक करना है ट्रांजैक्शन जेन्युइन है नहीं है, अब क्या हो रहा है, तो ध्यान देंगे। तो यहां पर इस केस में चूंकि फ्यूचर की बात आ गई है तो इसलिए डेफर्ड कर दिया। और अब यहां पर हम देखते हैं, ये सीए इज इक्वल टू फेयर वैल्यू था। अब यहां पर देखिए, सीए इज लेस देन फेयर वैल्यू, सीए इज लेस देन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू 102 थी ना, तो मैंने सीए को इससे कम लेना है, लेस देन फेयर वैल्यू। तो कैरिंग अमाउंट या तो 101 ले लिया, 102 से कम। 100 लेने का तो फायदा ही नहीं है, वरना नो 100 पे तो सेलिंग प्राइस 100 और कैरिंग अमाउंट भी अगर 100 ले लूंगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो ट्रीटमेंट हो गई नहीं। और मैंने एक इससे 100 से कम ले लिया, 99 ले लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, 101 रुपए की असेट को मैंने 100 रुपए में बेचा, एक का लॉस हुआ। और अगर 99 में बेचा, 99 की एसेट को, कैरिंग अमाउंट 99 है, 100 रुपए में बेचा, तो एक का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब देखें क्या हो रहा है। अब एएस कह रहा है कि भाई देखो, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, लेकिन कैरिंग अमाउंट इज लेस देन फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से कम है, तो इस केस में लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी। तो भैया प्रॉफिट हो रहा है तो इमीडिएटली पीएनएल में भेज दो। सर इसको डिफर्ड क्यों नहीं किया? भाई सिंपल सी बात है, शक किस बात का हुआ था कि 102 की चीज होते हुए भी तुम 100 में बेच रहे हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कह रहा है सामने वाला, भाई 100 में बेच रहा हूं तो भी तो कमा रहा हूं। अरे कमाई तो हो रही, नुकसान थोड़ी खा रहा हूं। व्यक्ति अगर नुकसान खाता है, टैक्स सेविंग करने की कोशिश करे मान लो, तो उस पर शक करो। वो तो अकड़ के खड़ा रहेगा कि भाई मेरे पे शक क्यों कर रहे हो, 100 रुपए में बेच रहा हूं तो भी कमाया ना मैंने, तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, पीएनएल में भेज दो। लेकिन भाई लॉस खाया इसने 1 रुपए का, तो भाई यार तू ज्यादा में बेच सकता था, फिर भी तूने कम में बेची और नुकसान खा रहा है तू, तो आखिर चक्कर क्या है ना। शक हुआ तो वापस शक हुआ, तो अब वही वाली बात है कि वो बोल रहा है साहब कि लॉस हो गया, पर देखो साहब मैंने कोई इंटेंशन नहीं है, फ्यूचर में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, हमारे बीच में ऐसी कोई साठगांठ नहीं हुई है, तो फिर इमीडिएटली लॉस पीएनएल में चला जाएगा। और अगेन अगर इस लॉस को, 1 रुपए के लॉस को लेसर फ्यूचर लीज पेमेंट से कॉम्पनसेट कर रहा है, तो वो जिस भी रेशो में, जितने भी साल में कॉम्पनसेट कर रहा है, उस रेशो में इसको डिफर्ड कर देंगे। ये भी बात क्लियर हो गई? हाँ सर बात क्लियर हो गई। अब आ रहा है तीसरा केस, सीए इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, सीए इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। सर मैं हमेशा बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, 3 सिचुएशन एएस ने डिस्कस किए, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर है, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है। ये 3 सिचुएशन है, इन तीनों में 3-3 केस हैं जो कि एफवी और सीए को कंपेयर करेंगे, है ना। अब इसमें जो तीनों में जो तीसरा केस है, ये ध्यान रखना, जब भी होगा ध्यान से सुने, सीए इज ग्रेटर देन एफपी, जब भी सीए इज ग्रेटर देन एफपी की बात आएगी तो मैं एस 28 की बात करूंगा आपके साथ, क्योंकि एस 28 कहता है कि अगर किसी भी एसेट का कैरिंग अमाउंट उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो पहले इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लो, है ना। तो भैया ये सीए ग्रेटर है एफवी से, तो एफवी 102 है, तो सीए मुझे इससे ज्यादा लेनी है, तो वो हो गई 103, 103 हो गई। तो भैया सेलिंग प्राइस तो कितनी थी, सेलिंग प्राइस तो 100 ही रुपए थी, तो 103 की चीज को 100 में बेचा, तो भैया प्रॉफिट तो होना संभव नहीं है, प्रॉफिट नहीं है तो लॉस, प्रॉफिट नॉट एप्लीकेबल, लॉस है। लॉस कितना है सर? 103 की चीज है। मैंने कहा हाँ भैया। और सर आपने 100 में इसको बेच दिया। मैंने कहा हाँ। सर 3 का लॉस है, सर 3 का लॉस है, सर पीएनएल में भेज दो। नहीं, इमीडिएटली नहीं होगा, अगेन वही लॉस कंपनसेट हो सकता है ना। लेकिन जब भी सीए ग्रेटर देन एफई वाला थर्ड केस आ जाए तो एस 28 की बात होगी। एस 28 कहता है कि भैया तुम्हारी एसेट बुक्स में कितने की है? बोले साहब 103 की, और इसकी रिकवरेबल अमाउंट फेयर वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट से जैसा मानो, वैसे रिकवरेबल अमाउंट एस 28 में अलग तरीके से निकलता है, वहां केवल फेयर वैल्यू नहीं देखते। पर अभी जब तक कुछ और नहीं है तो फिर फेयर वैल्यू, पर ये एसेट जो है कितने में बिक सकती है मार्केट में? 102 में। तो भैया तुम्हारी जो एसेट तुमने 103 की दिखा रखी है, ध्यान देंगे, जो एसेट 103 की बुक्स में दिखा रखी है वो वैसे ही 102 की है, तो 1 रुपए का लॉस तो इंपेयरमेंट लॉस है, वो इमीडिएटली पीएनएल में जाएगा। ये 3 रुपए का लॉस जो है ना, उसमें से 1 का तो पीएनएल में जाना ही जाना है, क्योंकि एस 28 लग गया ना भाई, ठीक है ना।
इंपेयरमेंट वाला एस लग गया तो ये तो इमीडिएटली पीएनएल में जाना चाहिए सर। और बचा हुआ सर फिर 2 का क्या करेंगे? बचे हुए 2 के लिए सोचेंगे कि भाई अगर वो फ्यूचर लीज पेमेंट से कॉम्पनसेट हो रहा है तो डेफर्ड कर देंगे, और नहीं हो रहा है तो फिर उसको भी इमीडिएटली पीएनएल में भेज देंगे। तो ये 6 केस हो गए। अब वापस से इसको रिव्यू कर लें। सेलिंग प्राइस बराबर फेयर वैल्यू है, सेलिंग प्राइस बराबर फेयर वैल्यू, जेन्युइन ट्रांजैक्शन। तो फिर उसमें 3 केस, CAFP बराबर ग्रेटर लेस जो भी है, उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा इमीडिएटली पीएनएल में जाएगा, बात खत्म। 3 केस खत्म। फिर अगले 3 केस हैं। फिर सेलिंग प्राइस जो है, जो यहां पर है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, मतलब सेलिंग प्राइस कम रहेगी, फेयर वैल्यू ज्यादा रहेगी। उसमें फिर 3 केस हैं, ठीक है ना। तो उसमें भैया जो पहला केस था, उसमें जब भी लॉस होगा, उसमें जब भी लॉस होगा तो लॉस के लिए ये देख लेंगे कि वो कंपनसेट हो रहा है क्या फ्यूचर पेमेंट से, फ्यूचर लीज रेंटल से। अगर हो रहा है तो डिफर कर देंगे, नहीं हो रहा है तो पीएनएल में चला जाएगा, लॉस है तो, ठीक है कि नहीं। और अगर प्रॉफिट है तो इमीडिएटली पीएनएल में चला जाएगा, जैसे यहां पे हुआ था। और जब भी सीए इज ग्रेटर देन एफपी आ जाए, थर्ड केस आएगा, तीनों सिचुएशन में थर्ड केस जब आएगा तो फिर पहले AS28 लगेगा। तो यहां 3 रुपए का लॉस था, 1 रुपए का लॉस तो इमीडिएटली पीएनएल में चला जाएगा, वो इंपेयरमेंट लॉस जैसे ही है, बाकी 2 रुपए का लॉस डिफर्ड हो जाएगा। और अब यहां पे आखिरी केस, एसपी इज ग्रेटर देन एफवी, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। बाजार में 98 रुपीज की वो असेट बिक सकती थी, पर तुम तो गजब शक्तिमान निकले, गजब शक्तिशाली निकले, तुम तो बाहुबली निकले, तुम 100 रुपए में बेचा है। तो यार ऐसी सामने वाले ने ज्यादा पे क्यों खरीद ली? कि ज्यादा पे खरीद के वो अपनी असेट की कॉस्ट बढ़ा रहा है, ठीक है, और इनकम टैक्स में असेट की कॉस्ट बढ़ेगी तो ज्यादा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, कहीं ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है कि नहीं। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं टैक्स की बात यहां ना करें, क्योंकि टैक्स में बहुत सारे प्रोविजन और होते हैं। खैर खैर अल्टीमेटली जेन्युइन ट्रांजेक्शन नहीं है भैया, कहीं ना कहीं शक है। लेकिन फिर कह रहा हूं सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू बराबर है तो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, पर वो कम ही ज्यादा है तो शक है। पर इसका यह मतलब नहीं कि सामने वाला चोरी पर्पस कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है, जरूरी नहीं है, उसकी मजबूरी हो सकती है एसेट को बेचना, ठीक है ना। उसको मिल गया कोई 100 रुपए में खरीदने वाला, नॉर्मली भी तो सोचो कोई 100 रुपए में मिल गया तो बेच दिया यार, अब वो लेने को तैयार था, हम क्या करें, ये भी तो हो सकता है। तो खैर सेलिंग प्राइस इज इक्वल ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू 98 है, सेलिंग प्राइस 100 है। अब हम वापस से तीनों केस लेंगे। अब देखना है कि कैरिंग अमाउंट क्या है। पहला केस, कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू के बराबर है, यानी 98 ही है। तो 98 का समान प्रॉफिट या लॉस तो हमेशा सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस होगा। 100 में बेचा तो लॉस तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। इज दिस क्लियर? तो चूंकि वही जेन्युइन ट्रांजैक्शन तो है नहीं, कहीं ना कहीं वो तो है ही, डिफर्ड कर देंगे। प्रॉफिट कहां जाएगा? सेलिंग प्राइस ज्यादा मिल गई ना आपको, ये तो प्योर, ये तो 90 वही वाली बात है, इसको डिफर्ड करना है। क्यों करना है भाई? ये प्रॉफिट होना ही नहीं था, हम तो कह रहे हैं भाई, मैंने क्या कहा नॉर्मल हो सकता है, लेकिन इसमें शक ज्यादा हो रहा है कि भैया 98 का सामान तुम 100 में बेचा है यार, है ना। कहीं ना कहीं मतलब अगर ये ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू पे होता तो प्रॉफिट होता ही नहीं, पर अब हुआ है तो इसको डिफर्ड कर दो, एक साथ मत करो। और ये तो मैं 1 रुपए 2 रुपए का एग्जांपल ले रहा हूं भाई, ये 2 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है ना। एक साथ 2 करोड़ रुपए पीएनएल में जाएंगे, पीएनएल इंपैक्ट हो सकता है, बोले डिफर्ड कर दो, कहीं ना कहीं डाउट है, ठीक है ना। तो यहां पर डिफर्ड कर दिया हमने। अब सीए इज लेस देन एफबी, ये बढ़िया केस है, फेयर वैल्यू से कम है भाई साहब 96। तो देखिए 96 की एसेट को 100 में बेचा तो 4 का प्रॉफिट हुआ है। तो एस कहता है गजब कर दिया तुमने, तुम्हारी बुक्स में तो एसेट बेचारी 96 की थी, बाजार में 98 में बिकनी चाहिए थी, तुम 100 में बेचा है, शक्तिशाली शक्तिमान हो तुम, तो 4 का कमा लिया प्रॉफिट। तो एस बड़ी सिंपल बात कह रहा है कि भैया 96 का सामान, भाई ये तो देखिए ना 98 से ऊपर में बेचा ना आपने, पर 96 का सामान तुम 98 में भी बेचते तो 2 का, वो तो एक है 2 का तो नॉर्मल प्रॉफिट है भैया, 2 का तो होना ही था। तो वो जो 2 का है वो तो पीएनएल में ही जाएगा, इमीडिएट चला जाएगा। लेकिन वो जो 2 का ऊपर हुआ है प्रॉफिट, वो डेफर्ड होगा, वो डेफर्ड होगा। डेफर्ड करने का सिर्फ एक ही कारण, देखिए जिंदगी से कोई चीज चली गई, राइट ऑफ करना है तो इमीडिएट पीएनएल में, वापस आ गई जाके सेल एंड लीज बैक में तो ठीक है, अब उसका चक्कर देख रहे हैं। तो भैया अगर उसका इफेक्ट नॉर्मल है तो पीएनएल में इमीडिएट भेज दो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है तो फिर उसको, या कोई फ्यूचर रिलेटेड एक्टिविटी है तो फिर डेफर्ड करना पड़ेगा। तो भाई 90 का सामान तुमने 100 में बेचा, 4 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो वो 98 में बिकना चाहिए थी, तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट तो 2 ही रुपए था, वो पीएनएल में चला जाएगा, और जो 2 ऊपर एक्स्ट्रा कमाया है वो डेफर्ड हो जाएगा। और अब यहां पर सीए, फिर से सीए इज ग्रेटर देन एफवी या AS28 की बातें करूंगा मैं। सीए 99 है और एफवी 98 है, सीए इज ग्रेटर देन एफवी,
फेयर वैल्यू 98 है ना, तो मैंने कैरिंग अमाउंट उससे ज्यादा लेना है 99, और मैंने 100 तो लूंगा नहीं, 100 ले लूंगा तो वो तो प्रॉफिट लॉस आएगा ही नहीं, और मैंने एक यहां पे नीचे 101 भी ले लिया है 101। ठीक है, दोनों देखते हैं। तो भैया कैरिंग अमाउंट 99, फेयर वैल्यू 98, सेलिंग प्राइस 100, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का ही तो हुआ है, देखो आप। लेकिन भैया ऐसे नहीं कर पाऊंगा मैं, CA इज ग्रेटर देन FV। जब भी कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है, यहाँ फेयर वैल्यू को मैं बोल रहा हूं कि ये एसेट बेच के मिलना चाहिए ना मुझे, तो ये रिकवरेबल अमाउंट है, तो AS28 लग जाएगा। तो कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। मेरी बुक्स में जो एसेट 99 की है वो 98 ही उसकी रिकवरेबल अमाउंट है, तो पहले तो 1 का लॉस रिकॉर्ड होएगा, PNL अकाउंट डेबिट टू असेट इमीडिएटली 1 रुपए, तो इसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट रिड्यूस टू फेयर वैल्यू, AS28 की एप्लीकेबिलिटी के कारण। यहां पर 99 में से असेट बुक्स में 99 की है, 98 पे लेकर आएंगे, 1 का लॉस PNL में गया। अब बुक्स में वो 98 की हो गई, 98 का सामान तुमने 100 में बेच दिया, तो फिर अगेन वो तो है, तो फेयर वैल्यू तो 98 ही थी ना। अरे जिसकी चीज 98 थी तुम्हें 100 ज्यादा मिल गए, तो ज्यादा मिल गए तो तुम शक के दायरे में हो, तो भैया डिफर्ड कर दो, डिफर्ड कर दो। और सर अगर 101 होती कैरिंग अमाउंट तो, ओ माय गॉड, 101 कैरिंग अमाउंट होता सर, 101 कैरिंग अमाउंट है और 100 में एसेट बेची, तो 1 का तो लॉस हुआ, तो सर लॉस का क्या करेंगे, नहीं लॉस नहीं करेंगे भाई। अगेन कैरिंग अमाउंट 101 है ना, जब भी कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो रिकवरेबल अमाउंट बोल रहा हूं मैं, इसको AS28 लगना है। तो 101, देखिए सुने सुने सुने, 101 की एसेट है ना, कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट 101 है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो लॉस हुआ है 1 का। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, पहले 101 से 98, 3 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होएगा। यस, 101 कैरिंग अमाउंट 101, रिकवरेबल अमाउंट 98, 3 रुपए लॉस, ये इमीडिएट PNL में जाएगा। और अब 98 की एसेट 100 में बेची, अगेन 2 रुपए, 100 रुपए का 100 में बेची तो 2 रुपए का प्रॉफिट डेफर्ड होगा, 98 के ऊपर है ना। फेयर वैल्यू से ऊपर तुम्हें कुछ भी मिला, फेयर वैल्यू तक जो मिल जाए वो नॉर्मल प्रॉफिट है, लेकिन फेयर वैल्यू के ऊपर मिलने वाला तो प्रॉफिट नॉर्मल नहीं है, तो इसको डिफर्ड ही करना पड़ेगा। ये भी हो गया सर, बिल्कुल ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा, यहां पर ये बात क्लियर हो जाती है। चलिए अब ये 9 केस हो गए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, और तीनों में 3-3 केस हैं कि भैया कैरिंग अमाउंट इक्वल टू फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट लेस देन फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। इसका ट्रीटमेंट है प्रॉफिट का और लॉस का सेल ट्रांजैक्शन पर। चलिए अब हम बस खत्म होने वाला है एस। अब फाइनेंस लीज लेसी की बुक्स में देख ली, और फाइनेंस लीज लेसर की बुक्स में, ऑपरेटिंग लीज लेसर लेसी की बुक्स में हो गया, लीज बैक ट्रांजैक्शन की सेल एंड लीज बैक में, ऑपरेटिंग लीज बैक और फाइनेंस लीज बैक हो गया। अब एक टॉपिक है छोटा सा, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर क्या है। देखिए भैया सीधी बात है, मैं असेट का को खरीदा और लीज पर दिया, अभी तक वो बात चल रही थी, लेकिन अगर मैं असेट को बनाता हूं, मैन्युफैक्चरर भी हूं और फिर मैंने लीज पर दिया तो मैं लेसर भी हूं। तो मैन्युफैक्चरर और लेसर दोनों है, तो क्या करना है, तो भाई देखिए सिंपल बात है, अगर मैं केवल लेसर हूं तो मैं असेट से किराए पे देके रेंट कमाऊंगा, चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो चाहे फाइनेंस लीज हो, मेरे को रेंट मिलेगा, और फाइनेंस लीज है तो ब्याज की कैलकुलेशन होगी, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरर भी हूं तो फिर मैं प्रॉफिट भी तो कमाऊंगा। तो भैया देखो सीधी बात है, 100 रुपए की असेट है, मैंने कॉस्ट मेरे लिए 100 रुपए है, मैंने असेट को 120 में सेलिंग प्राइस है, और मैंने किसी को वो लीज पर दे दी, तो जो है अल्टीमेटली 20 रुपए तो मेरा प्रॉफिट लूंगा ही ना मैं। लीज रुपए देने का, लीज रेंट का किराया में अलग लूंगा, और अगर फाइनेंस लीज है तो ब्याज में अलग लूंगा। तो AS19 कहता है कि अगर मैन्युफैक्चरर लेसर है तो जो सेल ट्रांजैक्शन है वो PNL में क्रेडिट होगा, जो सेल है, जो सेल वैल्यू है, जो कॉस्ट है वो PNL में डेबिट हो जाएगी, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल जो आएगा वो तो नॉर्मल आएगा ही आएगा। अब इंटरेस्ट की जो इनकम होगी, इंटरेस्ट की जो इनकम होगी लेसर की, वो PNL में क्रेडिट होगी, ठीक है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसा हो सकता है कि भाई 100 रुपए की चीज मैंने 120 में बेची, 20 का प्रॉफिट, और 5 रुपए मैंने इंटरेस्ट लिया नॉर्मल रेट से। मार्केट में एक रेट होती है ना इंटरेस्ट की, नॉर्मल रेट, तो नॉर्मल रेट से इंटरेस्ट लिया तो वो PNL में जाएगा। लेकिन मैंने कस्टमर्स को लुभाने के लिए बोला कि मैं तो सस्ता इंटरेस्ट दे रहा हूं, सस्ता इंटरेस्ट है, तो मैंने मानो 3 रुपए इंटरेस्ट ले लिया, यहां 2 रुपए के ब्याज का नुकसान करके मैंने यहां पे 2 रुपए का प्रॉफिट बढ़ा दिया अपना, ऐसा कर दिया।
तो एस कहता है कि नहीं भैया, सेल प्राइस और नॉर्मल कॉस्ट प्राइस और नॉर्मल सेल प्राइस के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट होगा, वो पीएनएल में 20 रुपए जाएगा, सुनना। और जो 5 रुपए का इंटरेस्ट तुम नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से लोगे तो 5 रुपए का इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने कस्टमर्स को लुभाने के लिए, ऐसा पता चला हमको कि ट्रांजेक्शन फेयर नहीं है, तुमने मार्केट रेट में 5 रुपए इंटरेस्ट चल रहा था, 5% मान लो, 5 रुपए जो भी मान लो, और तुमने 3 रुपए लिया है, और तुमने कहीं ना कहीं 2 रुपए का ब्याज कम लिया और 2 रुपए इधर कहीं जोड़ दिए, या अपनी कॉस्ट कम कर दी या सेल प्राइस बढ़ा दी, अगर ये पता चल गया तो भैया इंटरेस्ट इनकम जो प्रॉफिट ऑन सेल है ना, वो प्रॉफिट ऑन सेल रिस्ट्रिक्टेड टू दैट इफ कमर्शियल रेट इज चार्ज। मतलब वापस बोल रहा हूं, इसको पूरा वापस समझ लेना। इस लाइन का मतलब ये है, ध्यान से समझेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट, कोई सवाल नहीं है, जनरल बात है। कोई एसेट की कॉस्ट 100 रुपए है, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम उसे बेचेंगे 120 में नॉर्मली बेचते, 20 का प्रॉफिट पीएनएल में गया, 5 का इंटरेस्ट लेसर है तो किराया भी, फाइनेंस चार्ज भी लेंगे, तो इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में जाएगी। हमने कस्टमर को लुभाने के लिए इंटरेस्ट 3 रुपए ले लिया, और अपना ये 2 रुपए का जो ब्याज का नुकसान हो रहा है, इसको कॉस्ट से सेलिंग प्राइस में कहीं एडजस्ट करके, है तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दी 2 रुपए से, कॉस्ट कम कर ली कैसे भी करके, तो 2 का प्रॉफिट हो गया। तो फिर 22 का प्रॉफिट और 3 का ब्याज ऐसा नहीं आएगा। अगेन एस कह रहा है कि नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ट्रांजैक्शन वहीं तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि कमर्शियल इंटरेस्ट रेट लेना है। मतलब अगर ऐसा साबित हो गया कि तुमने इंटरेस्ट कम लिया था नॉर्मल रेट से, और उसके कारण तुम्हारा प्रॉफिट उधर बढ़ गया और इधर ब्याज कम हो गया, तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, नो, तुम्हारी इनकम 20 रुपए मानी जाएगी और ब्याज 5 रुपए माना जाएगा। मतलब उसको इंटरेस्ट ही माना जाएगा। तुमने इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करके कस्टमर्स को कम इंटरेस्ट चार्ज किया और उधर अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया, तो उसको प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसको, उसका रीजन है भाई, सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, जाना तो दोनों को ही पीएनएल में। अरे भाई, जो सेल का प्रॉफिट है वो तो 1 साल में पीएनएल में चला जाएगा, और जो इंटरेस्ट होगा वो तो ओवरऑल लीज टर्म में आएगा ना, ये अंतर आएगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर, डीलर, लेसर अगर है तो उसके केस में इंटरेस्ट की इनकम भी आएगी, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से आएगी, कमर्शियल रेट जो बाजार में चल रहा है उससे आएगी, और सेल ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट हुआ है वो अलग आएगा, ठीक है। और अगर उसने इंटरेस्ट रेट लो रेट चार्ज किया है तो भी, और लो रेट चार्ज करके इंटरेस्ट को कम किया और अपने इधर वाले प्रॉफिट को बढ़ाया, तो ऐसा नहीं होने देंगे। जो नॉर्मल रेट से इंटरेस्ट होता उसी तो प्रॉफिट कितना होता वही प्रॉफिट लेना है, बाकी इंटरेस्ट ही लेना है। तो ये जनरल बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, खत्म होने वाला है सब कुछ। देखिए अब आता है डिस्क्लोजर, समझ लें। डिस्क्लोजर, ऑपरेटिंग लीज होगी तो क्या डिस्क्लोजर होगा ऑडिट रिपोर्ट में, फाइनेंस लीज होगी तो क्या होगा, लेसी की बुक्स में क्या होगा, लेसर की बुक्स में क्या होगा। देखिए ये आपको मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए। वैसे मैं बता दूं, जितनी भी एसेट लायबिलिटी है वो बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होगी, नोट्स टू अकाउंट में डिटेल आएंगी उसकी, पूरी ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस तक, और इनकम एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो पीएनएल में आएंगे, ये प्रॉफिट लॉस पीएनएल में आएंगे। तो डिस्क्लोजर पीएनएल में होता है, बैलेंस शीट में होता है, नोट्स टू अकाउंट में होता है, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स में होता है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स में आपको लिखना पड़ेगा कि लीज का नेचर क्या है, ऑपरेटिंग है, फाइनेंस है। लेसी सब लीज पे भी दे सकता है, हाँ सब लीज भी हो सकती है, लेसी भी और आगे किराए पर दे दे, तो फिर सब लीज है तो उसका रेंट क्या है वो सब आपको डिस्क्लोज करना है, सब लीज है नहीं है, लीज एसेट का नेचर क्या है, लीज का नेचर क्या है, ये सब डिस्क्लोज करना है। अब जो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है वो सुन ले जरा, वो फाइनेंस लीज के केस में है। ऑपरेटिंग लीज में, लेसर लेसी की बुक्स में नॉर्मल डिस्क्लोजर से एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं, डेप्रिसिएशन लेसर की बुक्स में ही आएगा, असेट लेसर की बुक्स में ही आएगी। फाइनेंस लीज के डिस्क्लोजर नॉर्मल है, ठीक है ना, लेकिन फाइनेंस लीज के कुछ स्पेशल डिस्क्लोजर है वो मैं बता रहा हूं, सुनिए। लेसी की बुक्स में जो मिनिमम लीज पेमेंट होता है एमएलपी, वो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, उसका रिकंसिलेशन शो करना है। तो सर रिकंसिलेशन कैसे होता है, अरे भाई एमएलपी लेंगे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं, तो उनमें जो डिफरेंस होता है रिकंसाइल करने के लिए, तो वो रिकंसिलेशन, वो स्टेटमेंट ही शो होगा कि पीवी और एमएलपी और पीवी ऑफ एमएलपी में जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट का है, ठीक है ना, तो वो हमें शो करना है। और ध्यान से सुने ऑल्सो, ठीक है, लेसर की बुक्स में क्या करना है, जो बैलेंस शीट डेट पर एमएलपी है उसका रिकंसिलेशन गिल से करना है। तो गिल और एमएलपी का अंतर क्या होता है, ध्यान से समझें। लीज रेंट प्लस लेसी की जीआरवी प्लस लेसी के बिहाफ की जीआरवी, ये तो होती है एमएलपी लेसी के लिए, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर इसमें एक और जीआरवी जुड़ती है थर्ड पार्टी वाली, और यूजीआरवी जुड़ती है, तो ये सब मिलके बनता है। ये केवल था गिल, और ये ओवरऑल देखें ये था एमएलपी इतना वाला, ये एमएलपी है, और ये सब मिला के गिल है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज और एमएलपी में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का, यूजीआरवी और जीआरवी, जीआरवी थर्ड पार्टी वाली का, तो वो रिकंसिलेशन आपको शो करना है। और एमएलपी हो या पीवी ऑफ एमएलपी हो
या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज हो लेसर की बुक्स में, या पीवी ऑफ एमएलपी हो, ये सब आपको एज एन ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जिस भी ईयर की आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो लेस और इक्वल टू 1 ईयर की एमएलपी और ये गिल क्या है, 1 साल से ज्यादा और 5 साल तक कितनी है, और 5 साल से ऊपर वाली कितनी है। मान लीजिए लीज टर्म 8 साल है, 1 साल तो बीत गया, अब बचे 7 साल, ठीक है ना। तो अगले 1 साल में कितनी गिल है या कितनी एमएलपी है, या उस 1 साल के बाद अगले 5 साल तक क्या वैल्यू टोटल, वो आपको शो करनी है। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लें। इस डिस्क्लोजर पे भी सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, तो वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये एक जनरल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि लेसर और लेसी की बुक्स में फाइनेंस लीज के केस में एक ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज और पीवी ऑफ एमएलपी का रिकंसिलिएशन डिस्क्लोज करना है, लेसी की बुक्स में एमएलपी और पीवी ऑफ एमएलपी का डिस्क्लोजर करना है, और लेसर और लेसी की बुक्स में, लेसर की बुक्स में गिल और लेसी की बुक्स में एमएलपी या पीवी ऑफ एमएलपी जो है उनका लेसर इक्वल टू 1 ईयर में कितनी है, आज की डेट से, आज जो बैलेंस शीट बन रही है उसकी डेट से 1 साल में कितना एमएल है, 1 साल से ज्यादा 5 साल तक में कितनी है, और 5 के ऊपर कितनी है, वो आपको शो करनी है। ठीक है, तो ये बात हो गई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की, और बस खत्म हो गया है ये रिवीजन हमारा पूरा। बस थोड़ा सा यहां पर देख लें, ये एस लीज ट्रांजैक्शन पर लगता है, किन असेट्स के यूज करने की लीज पर नहीं लगता वो यहां पढ़ लें। जैसे लैंड पर नहीं एप्लीकेबल है, लैंड अगर लीज पर दिया तो नॉर्मल अकाउंटिंग होगी, ठीक है ना, पहली बात। उसके बाद कुछ डेफिनेशन यहां पर हैं कि इंसेप्शन मतलब होता है, मैंने बताया था कि जो है शुरुआत। उसके अलावा नॉन कैंसिलेबल लीज क्या होती है, भाई लीज कैंसिलेबल हो गई तो बात ही खत्म हो गई। नॉन कैंसिलेबल, अगर कोई लीज, मेरे और आपके बीच में कोई लीज का ट्रांजैक्शन हुआ और मैंने ऐसा ट्रांजैक्शन किया कि कोई कंटिजेंसी होगी तो ही कैंसिल करूंगा, या लेसर मैं जब बोलूंगा तभी कैंसिल होगी, ठीक है ना, तो फिर उस केस में उसको कैंसिलेबल नहीं मानते हैं, नॉन कैंसिलेबल, ठीक है ना। जैसे भाई मान लीजिए मैंने आपसे, मेरी एसेट की लाइफ 10 साल है, मैंने 3 साल के लिए लीज रखी, 3 साल बाद कैंसिल हो जाएगी, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं भैया तुम्हारे साथ में 3 साल बाद फिर नया एग्रीमेंट कर लूंगा सेम लेजर के साथ, लेसी के साथ। तो भाई 3 साल बाद, 3 साल के मान लीजिए 12 साल है, तो 4 साल 3 बार कर लूंगा तो वो 12 हो ही जाएगा ना। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, सुनिए, ऐसा लीज ट्रांजैक्शन जो कि सिर्फ कब कैंसिल होगा, रिमोट कंटिजेंसी पे या सिर्फ लेसर की परमिशन पे कैंसिल हो, या फिर वो कैंसिल होगा ही नहीं, बार बार सेम लेसी के साथ सेम और इक्विवेलेंट एसेट का हम सेम ट्रांजैक्शन करते रिन्यू करते जाएंगे, तो वो कैंसिलेबल है ही नहीं। तो ये डेफिनेशन है नॉन कैंसिलेबल लीज की, इसको पढ़ लेंगे आप। और जो है यहां पर बस एक आखिरी बात और ये ध्यान रखें, एक तो आईआरआर जो होता है फाइनेंस लीज के केस में, जब हम डिस्काउंटिंग करते हैं आईआरआर के लिए, तो आईआरआर अगर नहीं दिया है तो आईआरआर निकालने का ये फॉर्मूला जो कैपिटल बजटिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पढ़ते हैं, वही फॉर्मूला है। आपको एक लोअर रेट लेना है, क्लास में क्वेश्चंस कराए गए हैं, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हुए हैं, मेरे ये मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कि एक लोअर रेट लेना है, एक हायर रेट लेना है, और फिर दोनों से प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, तो आईआरआर आ जाएगा। हमने क्वेश्चन कर लिए। और एक बात ध्यान रखें, अगर फाइनेंस लीज का केस है, ठीक है ना, और लेसी अगर कोई कंटिजेंट रेंट देता है, मतलब रेंट कंटिजेंट फिक्स नहीं है अभी, भाई जितनी सेल होगी उसका 2%, तो ये वो लीज रेंट, एमएलपी, जीआईएल, गिल, इनमें काउंट नहीं होगा। कंटिजेंट रेंट जो होता है उसकी फाइनेंस लीज में भी, भाई ऑपरेटिंग लीज में तो जो भी लेसी लेसर को देगा या लेसर लेगा वो इनकम और एक्सपेंस है, लेकिन फाइनेंस लीज में इनकम एक्सपेंस नहीं होता। फाइनेंस लीज में याद करिए पीवी ऑफ एमएलपी निकलती है, फिर 2 हिस्सों में बंटती है। लेसर की बुक्स में नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज आता है, फाइनेंस इनकम आती है। लेकिन फाइनेंस लीज के केस में भी अगर कंटिजेंट रेंट है तो लेसी जो कंटिजेंट रेंट जब देगा वो एक्सपेंस है, और जब लेसर को मिलेगा एक्रू होगा वो इनकम है। मतलब नॉर्मल इनकम एक्सपेंस मानना है, उस पूरी कैलकुलेशन में प्रेजेंट वैल्यू में वो कहीं नहीं आएगा कंटिजेंट रेंट। और ऐसे ही मैं लेसर हूं, मैंने आपको मशीन दी, आप लेसी हैं, और आपने बोला सर वो जरा हम तो जो है ना दिल्ली रहते हैं, दिल्ली भिजवा देना। मैंने कहा भैया दिल्ली के 2000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के लगेंगे। बोले सर आप पे कर दो, हम आपको वापस दे देंगे। तो मैंने असेट भेजते वक्त 2000 ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिए, ये मेरा खर्चा हो गया, फिर वो आप मुझे वापस 2000 दे रहे हो, तो जब आप मुझे वापस दे रहे हो तो लीज रेंट नहीं है, वो रिएम्बर्समेंट है, तो वो मेरे लिए तो एक्सपेंस वापस कम हो गया और आपका एक्सपेंस हो जाएगा। वो भी फाइनेंस लीज में भी पूरी कैलकुलेशन में कहीं नहीं आएगा। अगर लेसी ने कोई अमाउंट रिएम्बर्स किया है तो नॉर्मल लेसी के लिए एक्सपेंस है, और लेसर के लिए एक्सपेंस था पहले, बाद में वो एक्सपेंस कम हो जाएगा, खत्म, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बात थी। सो दिस इज द एंड ऑफ AS 19 रिवीजन।
हमने शॉर्ट और समराइज्ड वे में किया है। ये नोट्स आपके लिए बेहद 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 काम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बाय बाय।